बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। आज हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है। लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम आप लोग छोटी कक्षाओं में 9th में भी पढ़ के आए हैं। लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है? पहली बात तो लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम बताऊं, उसके लिए हल्का सा रिवीजन दे दूं आपको। मोमेंटम क्या था? तो मोमेंटम को आप लोग m इंटू वी सीख के आए थे। p इज इक्वल टू एम वी, ये सीख के आए हैं। मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन ही मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम। अब आप 11th में दो तरह के मोमेंटम पढ़ेंगे, एक लीनियर मोमेंटम और एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ने की स्थिति में आएंगे तब तक आप बहुत स्ट्रांग हो चुके होंगे, और अगर स्ट्रांग नहीं हो चुके होंगे जल्दी से हो जाएगी। ऐसे होंगे, सवाल लगा के होंगे। इतना आप लगा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। 10th की तरह पढ़ाई नहीं यहाँ पे। यहाँ पे आपको चीजें लगानी है, हल करनी है। पढ़ने से तो कोई भी पढ़ाएगा आपको, लेकिन आप लगा कितना रहे हैं और कितना ज्यादा समय हमसे ले पा रहे हैं, ये बड़ी बात है। तो मोमेंटम m इंटू वी, क्या करें इसको जान करके? मास इंटू वेलोसिटी जान कर क्या करें? तो m इंटू वी जब हम जान लेते हैं किसी बॉडी का, तो उससे हमें ये अंदाजा लग जाता है कि उसमें कितना मोशन है। मोशन है मतलब कि उसको चलाने के लिए या 1 सेकंड में रोकने के लिए मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मोमेंटम जो होता है वो फोर्स का अंदाजा बताता है कि फोर्स कितना लग रहा है या कितना लगने वाला है। तो अब आप जब भी पूछा जाएगा व्हाट इज मोमेंटम, तो कक्षा 9 की तरह नहीं बोलेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। ये तो बोलेंगे ही मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, लेकिन साथ साथ ये बोलेंगे द अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, और समझेंगे दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी विद इन टाइम 1 सेकंड। 1 सेकंड में रोकने के लिए इतना फोर्स लगने वाला है, वो उसका मोमेंटम कहलाता है। और अगर किसी का मोमेंटम ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी का मोमेंटम कम है इसका मतलब उस पर कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये है मोमेंटम। और आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताए थे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, उसके लिए आप इस बात को समझें। एक बात ये बताई थी, एक बात ये बता रहा हूं, क्या? बाई न्यूटन सेकेंड लॉ, ध्यान देंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या सिखाया था मैंने? ये जो फोर्स होता है, न्यूटन के तीनों नियम, बार बार बोलता हूँ इस बात को, ध्यान दीजिएगा। न्यूटन की कहानी है पूरी फिजिक्स, और उसको यूज करना है। बात अपने आप लड़ जाएगी, पढ़ना वही नहीं है, यूज करना है, सवाल लगाना है, डेली लाइफ में समझना है चीजों को। न्यूटन के 3 नियम, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और ये कोई लॉ वाला नहीं है ना, रटना है। तो क्या करना है? तो इसमें फोर्स के बारे में बताया गया है। जब भी आप किसी के बारे में जानते हैं, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हो, चाहे कोई दोस्त है, जब भी किसी के बारे में जानते हैं तो पहले वो जानते हैं कि वो क्या है। जैसे पता लगा शैलेंद्र चतुर्वेदी, अच्छा क्या है भैया? अध्यापक। अच्छा अच्छा अच्छा, तो कितने हैं, मतलब ठीक ठाक है कि गड़बड़ वाले हैं? तो फिर पता लगेगा ये ठीक ठाक वाले हैं कि गड़बड़ वाले हैं। ऐसे ही फोर्स पहला लाभ आता है फोर्स क्या है, दूसरा बताता है कि फोर्स कितना है, और फिर तीसरा बताता है फोर्स कैसा है। तो न्यूटन के तीनों नियम 3 बातें बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है nobody can change state of rest or uniform motion in straight line unless an external force act on it। ये फर्स्ट लॉ है। किसी ऑब्जेक्ट पर की पोजीशन में तब तक चेंज नहीं आता, पोजीशन माने रेस्ट की पोजीशन या यूनिफॉर्म मोशन की पोजीशन में तब तक चेंज नहीं आता जब तक उस पर कोई बाहर से अनस्टेबल फोर्स नहीं लगाते हैं। तो व्हाट इज फोर्स, ये बता दिया। क्या बता दिया आपको? फोर्स इज एन एक्सटर्नल कॉज दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ बॉडी ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। फोर्स वह कारक है जो किसी बॉडी की स्टेज में चेंज करता है। कौन सी स्टेज में? रेस्ट की स्टेज में या यूनिफॉर्म मोशन की स्टेज में चेंज करता है, दैट इज फोर्स। तो पहला लग पता है फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स कारक है, क्या करता है? चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है ना। हम अगर आप पर फोर्स लगा देंगे तगड़े वाला, क्या मतलब हुआ? या तो आप चेंज हो जाएंगे, और नहीं चेंज हो जाएंगे आप भी कहेंगे बहुत ज्यादा है, नहीं बदलेंगे तब हम प्रयास तो करेंगे काम भर का। तो कुल मिला करके व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज अ कॉज दैट चेंजेस और ट्राई टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा लॉ ही मेन लॉ है, इसी पे सवाल चलता है। क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ, इसी पर सवाल चलता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता चुके हैं, न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ही मेन है,
फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ इसी से निकले हुए हैं। क्या है सेकंड लॉ? F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। फोर्स क्या होता है? फोर्स द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू v होता है, अमाउंट ऑफ मोशन होता है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज कॉल्ड फोर्स। ये न्यूटन सेकंड लॉ है। और इसी को हम लोगों ने एक और रूप में जाना था, ये मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी। मास तो हम लोगों को नहीं बदलता, इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है भाई? चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सेलरेशन। ये मास हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। F बराबर ma भी बचपन से पढ़ते आए हैं आप, उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रहा होगा। यही न्यूटन सेकंड लॉ, लेकिन बेसिक ये नहीं है। F इज इक्वल टू ma तो इसका एक पार्ट है। आपको डेल्टा पी बाई डेल्टा टी समझना चाहिए, ये 11th का स्टैंडर्ड होना चाहिए। 11th में ये आपको ये कोई पूछे न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, 9th तरह मत बोलना F इज इक्वल टू ma। तो कहेगा हाँ ठीक है, तुम भी ma BA, ma BA ना बनने लगना, समझना दैट इज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जैसे कहेगा टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो समझ जाना लीनियर मोमेंटम अगला क्वेश्चन आने वाला है। जो अच्छा लीनियर मोमेंटम क्या है? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन द बॉडी दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। और ये केवल हम समझ जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये वो फोर्स है जो किसी को बॉडी को 1 सेकंड में रोकने के लिए लगता है। न्यूटन थर्ड लॉ बता दें, फिर हम आ जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर, जो हम बता चुके हैं आपको। इसके दो तरह से प्रूफ बताए थे, एक न्यूटन सेकंड लॉ से इसका प्रूफ बताए थे और एक थर्ड लॉ से इसका प्रूफ बताए थे। याद आना चाहिए आपको, अभी जस्ट खत्म किया ये हेडिंग, यूट्यूब पे है, भूल गया जरूर देखिएगा जाकर। नहीं मिल रहा होगा तो हमसे लिंक मांग लीजिएगा, लिंक दे दूंगा उसका, दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, ये भी दोबारा पूछा जाता है, खूब पूछा था एग्जाम में। तो आपको लिखना आना चाहिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, जान लीजिए, नोट्स में है, और करना आना चाहिए। बहरहाल न्यूटन थर्ड लॉ, फोर्स कैसा होता है, फोर्स क्या होता है, फोर्स कितना होता है, कितना होता है, m इंटू a के बराबर होता है। अब फोर्स कैसा होता है, तो फोर्स बड़ा सही आदमी है, कभी अकेला नहीं होता। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। एक्शन अगर है तो रिएक्शन जरूर होगा, और एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही न्यूटन थर्ड लॉ है। इक्वल एंड अपोजिट, लेकिन कैंसिल नहीं होता, क्योंकि एक्शन एक ऑब्जेक्ट पे लगता है, रिएक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगता है। और कोई फोर्स कैंसिल तभी होता है जब वो एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट पे लग रहा हो। यहाँ तो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, कैंसिल नहीं होगा। ये अपना असर दिखाएगा, एक्शन अपना असर दिखाएगा, रिएक्शन अपना असर दिखाएगा। हम आपको पढ़ा रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं आपके ऊपर, हम आपके ऊपर एक्शन कर रहे हैं, तो आप बच्चे से बड़े हो जा रहे हैं, ये एक्शन का असर है। और मेरे ऊपर रिएक्शन क्या होगा कि हम बड़े हो चुके हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं बूढ़े हो जाएंगे। हाँ समझ रहे हैं बात, आपकी फीलिंग समझ सकते हैं, कहना बहुत सही है। हमारे ऊपर असर ये पड़ेगा एक्शन का कि हम बच्चे से बड़े हो जाएंगे, और आपके ऊपर रिएक्शन का असर ये पड़ेगा कि आप बड़े से बूढ़े हो जाएंगे। हाँ तो ये होना, हमारे गुरु जी लोग भी हो गए हैं, अब हम लोग देखते हैं कि यही थे, बहुत हड़काते थे हमको, आज पैदल हो गए हैं गुरु जी। कल आप लोग बड़े हो जाएंगे तो मार्केट में कहीं मिल जाएंगे, दिख जाएंगे, हम मुंह उधर घुमा लेंगे, नमस्ते नहीं करेंगे, बड़े हो गए जा रहा है, बहुत हड़काता था, बहुत हड़काता था, बहुत सही मामला था इसका। चलिए बहरहाल एक्शन रिएक्शन और दोनों का अपना असर, दोनों इक्वल और अपोजिट है। एक मजे की बात और भी है कि किस पर असर ज्यादा, फोर्स तो इक्वल अपोजिट है, किस पर असर ज्यादा, हमारे फोर्स का असर आप पर ज्यादा कि आपके फोर्स का असर हम पर ज्यादा? बराबर असर नहीं होता, असर तो अलग अलग होता है। असर किस पर डिपेंड करता है? फोर्स बराबर है, ध्यान देंगे। फोर्स F इज इक्वल टू ma, समझिए जरा, फिजिक्स पढ़ने की चीज नहीं, समझने की चीज है। और सवाल लगाते जाएंगे तो ये समझ अपने आप आएगी। जितना ज्यादा सवाल लगाएंगे ऑटोमेटिक अपने अंदर से निकलना शुरू हो जाएगी फिजिक्स आपके। नहीं लगाएंगे तो कठिन लगेगा, लगाते रहिएगा, नहीं आएगा तो उसको याद करिएगा। F इज इक्वल टू ma, F दोनों सेम है, एक्शन रिएक्शन में F बराबर होता है, इक्वल होता है, अपोजिट होता है। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसमें कम एक्सेलरेशन होगा, इसका मास कम होगा बहुत तगड़ा एक्सेलरेशन हो जाएगा। मतलब जिसका मास कम होता है उस पर असर ज्यादा होता है। तो फोर्स का असर क्या होता है? फोर्स का असर एक्सेलरेशन होता है। चिड़िया और ट्रक, चिड़िया उड़ रही थी, ट्रक से टकरा गई, चिड़िया गई बहुत हिम्मती है, हम भी लड़ ले तुम भी लड़ लो। चिड़िया जाकर ट्रक से लड़ गई तो फोर्स तो बराबर लगा, चिड़िया पर भी लगा, ट्रक पर भी लगा, लेकिन ट्रक जरा टेढ़ा भी नहीं हुआ और चिड़िया बेचारी जो है शहीद हो गई एकदम से, उतने फोर्स बहुत हो गया उसके लिए।
तो आप समझ सकते हैं कि फोर्स का असर किस पर होता है, जिसका मास कम होगा उस पर असर ज्यादा होगा। इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ज्यादा मास वाले से मत टकराइएगा, क्योंकि उस पर असर कम होगा और आपका मास कम होगा तो आप पे असर ज्यादा हो जाएगा। तो बड़े मास से मत टकराइएगा, पता अगर हम ही भिड़ जाएंगे, हम पटक के मारेंगे, कहेंगे आप इतने बड़े से हो लो, 2000 का साल लो, है ना, हमारे को भी असर पड़ेगा, लेकिन बहुत लोगों को मारे इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा मेरे को। चलिए आइए काम की बात करते हैं। तो फोर्स, न्यूटन थर्ड लॉ भी आप जान गए, फोर्स, हाँ जानवी का नहीं, सब मजेदार क्लास, हाँ पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो मजेदार लगेगा, लगेगा बकवास करके मजेदार लगेगा, सवाल लगवाएंगे तो दिक्कत आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू। मजेदार लग रहा है तो मजेदार फिजिक्स है, लेकिन और मजा आने, इससे भी ऊपर मजा आने वाला है। कैसे आएगा, तो सवाल लगाएंगे, हम बार बार बोल रहे हैं कि सवाल का जब मजा लेना सीख जाएंगे तो ये छोटे मोटे मजे खराब लगेंगे आपको, लगेगा कि फालतू बकवास कर रहे हैं और सब देखो मुंह बना रही है खुद देख करके, क्योंकि सवाल लगाती रहती है, कभी आप फालतू बात कर रहे हैं, काम की बात नहीं कर रहे हैं, सवाल नहीं बता रहे हैं। आज सवाल बताया जाएगा और नहीं अगर तुम्हारे घर जाकर बताया जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, देखो सवाल दोबारा नहीं पूछेगा। चलिए, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम क्या है, इफ F इज इक्वल टू 0, अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए, देन क्या मतलब हुआ, देन डेल्टा P बाई डेल्टा T 0 हो गया। इट इंप्लाइज दैट डेल्टा P इज इक्वल टू 0, मतलब मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब जो P फाइनल होगा वही तो P इनिशियल होगा। नो भाई, इट्स क्लियर दैट Pf इज इक्वल टू Pi, मोमेंटम चेंज नहीं होता है, कब, जब फोर्स नहीं लगाया जाता। यही न्यूटन, यही जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अब आ रहे हैं एप्लीकेशन पे, एग्जाम में आपके दो तरह के एप्लीकेशन पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखना शुरू करते हैं, उसको मिटा रहा हूं मैं। पहला एप्लीकेशन, रिकॉइल ऑफ गन, रिकॉइल ऑफ गन, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे स्कूल में, कुछ क्वेश्चन दिखाते भी है इस पर। रिकॉइल ऑफ गन, लेट गन ऑफ मास कैपिटल M and a bullet of mass small m initially at rest, शुरू में वो रेस्ट में था, when bullet fired, then bullet moves forward with velocity small v and gun recoil with velocity capital V by law of conservation of linear momentum, by law of conservation of linear momentum। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum क्या है, P final is equal to P initial, P final is equal to P initial, और P final में क्या हो गया, P final में बुलेट की वेलोसिटी इनटू बुलेट का मास प्लस गन की वेलोसिटी इनटू गन का मास, बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, और इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली क्या था, गन और बुलेट तो रेस्ट में थी ना, शुरू में चल तो रही थी, शुरू में रेस्ट में थी, दैट इज इक्वल टू 0। इसलिए m कैपिटल V, कैपिटल M इनटू कैपिटल V बराबर क्या आ गया, माइनस ऑफ स्मॉल m इनटू स्मॉल v। इसका मतलब कैपिटल V क्या आ गया, दैट इज माइनस ऑफ स्मॉल m बाई कैपिटल M इनटू स्मॉल v।
यहां से क्या निष्कर्ष आ रहा है? इट इज क्लियर दैट कैपिटल V is opposite to स्मॉल v। निगेटिव साइन बता रहा है कि अगर गोली आगे जाएगी तो गन पीछे जाएगा, ये क्लियर होना चाहिए। एंड क्या बात, एंड स्मॉल m इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल M, so that mod of capital V is very less than mod of small v। क्या मतलब हुआ? कैपिटल V बहुत कम हो जाएगा स्मॉल v से। अगर गोली बहुत तेज चलती है और बंदूक बहुत ज्यादा मास वाला है, इसलिए उसकी वेलोसिटी बहुत कम रहती है। लेकिन स्मॉल m बाई कैपिटल M, ऊपर चीज छोटी नीचे चीज बड़ी, डिवाइड करेंगे दैट इज लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन 1। अगर ये लेस देन 1 होगा तो कैपिटल V की वैल्यू स्मॉल v से भी कम आएगी। गोली तेज चलती है, बंदूक धीरे चलती है। नेगेटिव ये कहता है दैट गन मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन। तो एग्जाम में आएगा कि एक्सप्लेन रिकॉइल ऑफ गन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने स्टार्ट किया और वहां से हमने बताया कि जो गन की वेलोसिटी होती है वो बुलेट से काफी कम होती है और अपोजिट डायरेक्शन में होती है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी आपको। कोई डाउट? सेकंड देखिए, पहली बात पूरी हो गई। सेकंड एग्जाम्पल अब देखिए तो लिखिए करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड जो एप्लीकेशन है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का, वो क्या है कि अगर नदी में कोई नाव है, किनारे पे खड़ी है और उस पर कोई आदमी है, अगर वो जंप करता है किनारे पर, when a person jump from boat to the shore, then the person moves towards shore and the boat moves away from shore। अगर ये आगे की तरफ कूद रहा है तो ये पीछे चला जाता है। तो इस तरह का है मामला। ये आपका किनारा है, ये आपका नदी हो गई है ना, और अगर यहाँ बोट है ऐसे और एक आदमी इस बोट पर से खड़ा होकर के आगे जंप करेगा तो ये जो बोट है वो कहाँ चली जाएगी? पीछे चली जाएगी। क्यों? क्योंकि इसका मास m, इसका मास कैपिटल M। ये ज्यादा दूरी तक चलेगा क्योंकि आदमी का मास कम होगा ना, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और इसका मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी, जैसे यहाँ बताया आपको, है ना, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तभी तो टोटल सम जो है 0 हो जाएगा। यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, द पर्सन jumps from boat, then boat moves away due to law of conservation of linear momentum। law of conservation of linear momentum, है ना। the velocity of boat is less than velocity of person and opposite in direction। बोट की वेलोसिटी होगी वो पर्सन से बहुत कम होगी और अपोजिट होगी। उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ये कॉन्सेप्ट मुझे बताने थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलिए अब आपकी बारी है, आप कमेंट करें, हम सुने।